आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आर निश्चय एकेडमी एक धमाकेदार एंट्री लेके आई है जो आप लोग सुनकर, जानकर और देखकर मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जो बच्चे एक विषय जिसका नाम है अंग्रेजी, जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है वो डर आज ही आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने डर को खत्म कर लें। आज ऐसे शख्स से आप लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो अंग्रेजी के महान धुरंधर और बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छे अनुभवी अध्यापक हैं, जो कि जिनका 200 वर्ष पुराना अनुभव रहा है अंग्रेजी के क्षेत्र में। और आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, IAS, PCS, SSC, GD वगैरह, और पेट का जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही 5 नंबर का अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी जाना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी जाना तो बेहद ज़रूरी है। तो हम आज इस आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आमंत्रित करना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे मिस्टर प्रवीण सोनी सर को कि आप आएँ और बच्चे को इस अंग्रेजी विषय से जो डर लगता है जिन बच्चों को, उनके डर को ख़त्म कर पाएँ। तो स्वागत है बार बार आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्रवीण सर का तहे दिल से स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे इंग्लिश से डरते हैं उनके डर को, मुझे पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज कुछ न कुछ उनके दिल से डर निकलेगा और ये उम्मीद है। तो मैं चाहूँगा कि प्रवीण सर का पुनः आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और अंग्रेजी सब्जेक्ट से रूबरू हमारे इन बच्चों को, प्यारे भाई बहनों को कराएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि अरविंद सर ने मेरा परिचय दिया और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से अरविंद सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैं उस पर जो है हूबहू उतरूँ और आपको जो है अंग्रेजी को एक अंग्रेजी के साइंस की दुनिया में हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी एक साइंस ही है और यहाँ कोई रूल नहीं होता है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इंग्लिश एक साइंस है। अगर हम इसको जो है साइंटिफिक वे में समझते हैं तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आर निश्चय एकेडमी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं या न भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग जो है इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। अरविंद सर आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आपकी ये यहाँ लगा दीजिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर। आइए साथियों, अब हम जो है इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये लाइव लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जो है एक लंबा वीडियो नहीं मेंटेन कर सकते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि बड़े ही शॉर्ट में और बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग अंग्रेजी को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे कि अंग्रेजी का हिस्ट्री क्या रहा है, इंग्लिश कहाँ से आई है, कहाँ की सब्जेक्ट है, कहाँ की लैंग्वेज है। क्योंकि अमूमन बच्चों को जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उनको जानना चाहिए, लेकिन खैर किसी और वीडियो में हम लोग इस पर बात कर लेंगे। डायरेक्ट हम लोग जो है ग्रामर की बात करेंगे, ग्रामर की शुरुआत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है आने वाले समय में एग्ज़ाम है, तो हम लोग ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए डायरेक्ट हम लोग जो है ग्रामर पे बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो हम शुरुआत करते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट का, यानी कि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से हम उसकी शुरुआत करते हैं, एक बेसिक लेवल होता है। ठीक उसी तरह से हमारा इंग्लिश ग्रामर में भी एक इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक लेवल होता है, जहाँ से हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो अक्सर बच्चे जानते हैं कि जो इंग्लिश की शुरुआत करते हैं हम या अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम
लेटर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे इंग्लिश की शुरुआत या किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है उसका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है साउंड। कोई भी लैंग्वेज होती है वो साउंड से शुरू होती है, उसके बाद उस साउंड को जो हम लेटर का रूप देते हैं, उसके बाद हमारी शुरुआत होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, जो इनिशियल पॉइंट हमारा जो है वो है लेटर। ग्रामर का इनिशियल पॉइंट जो होता है लेटर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेटर होता है, लेटर की संख्या आपको पता है, यानी कि A to Z ये हमारे लेटर है, ठीक है। इनकी संख्या जो है, नंबर ऑफ लेटर्स आर 26। जो लेटर की संख्या है वो 26 है। तो हम ये समझ गए कि जो हमारा लेटर है उसकी संख्या हमारी 26 है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, एक हमारे सामने आता है अल्फ़ाबेट। क्या आता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चों का ये जानकारी होती है कि अल्फ़ाबेट और लेटर सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो अल्फ़ाबेट है और लेटर है दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि इस पर डिपेंड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, जो अल्फ़ाबेट है और जो लेटर है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो लेटर्स का नंबर होता है वो 26 होता है और अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये कैसे भाई? जो लेटर्स का ग्रुप है उसको एक नाम हम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्फ़ाबेट, ठीक है। मतलब एक कॉमन जैसे कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव लेटर्स का कलेक्टिव जो नेम होता है वो होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे आप लोग समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। जैसे मोहन लर्न अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 12। At the age of 12, Mohan learned alphabet at the age of 12। तो ये हमारा इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये एरर है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? हमारा मिस्टेक यहाँ पे अल्फ़ाबेट से। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि हमने बताया आपको कि अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है वो 1 होता है, और जो चीज़ सिंगुलर होती है, यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें अगर सिंगुलर इन नंबर है, उसकी संख्या 1 है, उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वी कांट मेक द प्लूरल ऑफ दैट थिंग्स दैट इज सिंगल इन द यूनिवर्स। जो दुनिया में अगर इकलौती चीज़ है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे मून सिंगल है, मून का प्लूरल हम मून्स नहीं बना देंगे, गलत हो जाएगा। सन सिंगल है तो सन का प्लूरल सन्स नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अर्थ का प्लूरल अर्थ्स नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इकलौती वस्तु है। जो वस्तु इकलौती है उसका प्लूरल नहीं बनता है, या जो ऑलरेडी प्लूरल है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? सिंगल है ना, तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर यहीं पर अल्फ़ाबेट्स के जगह पे हम लेटर लिखें और लेटर्स कर दें लेटर का, तब सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस। मोहन लर्नड लेटर्स एट द एज ऑफ 12। ये लेटर्स लिखना सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटर प्लूरल होता है, 26 नंबर है, ठीक है। तो इसका प्लूरल हम आसानी से बना सकते हैं, लेटर्स को लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमें बात ये समझ में आई कि जो लेटर होता है इसकी संख्या 26 होती है, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट होता है उसका नंबर कितना होता है? सिंगल होता है। सामूहिक नाम, यानी कि आपका कलेक्टिवली जो नेम होता है लेटर्स का, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं करेंगे, हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट हम शुरू करते हैं। लेटर से जब हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात होती है वर्ड से, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि
दुनिया में जो भी शब्द आप यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्ड है। ठीक है, अब उन वर्ड का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लोग पढ़ते हैं वो उनके फंक्शन के आधार पर होता है। ठीक है, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह सब पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे वर्ड ही है। अगर इंडिविजुअल वो लिखे हैं अगर आपके सामने तो वर्ड है, उनका फंक्शन जब हम सेंटेंस में जाते हैं जिस तरह से फंक्शन करते हैं उस फंक्शन के आधार पर उनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिसाइड करते हैं। आइए थोड़ा इसको इरेज करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड की। किसकी? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड आप जानते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं कि जो वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। जो आपका लेटर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, ग्रुप तो होना चाहिए, साथ ही साथ दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। यानी कि जो लेटर्स होता है, लेटरों का जो समूह होता है वो ग्रुप तो होना चाहिए। वर्ड बनाने के लिए आपको ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ग्रुप ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ उसका कुछ सेंस भी आना चाहिए, उस वर्ड का कुछ मीनिंग भी आना चाहिए, तभी वो वर्ड बनेगा, अन्यथा वर्ड नहीं बनेगा। जैसे C प्लस A प्लस T क्या हो गया? कैट। कैट किसका निकला? बिल्ली। बिल्ली हो रहा है ना मीनिंग। अब इसको हम लिखते T प्लस C प्लस A क्या हुआ? TCA। कुछ मीनिंग निकला? TCA कुछ मीनिंग निकला? नहीं निकला। ये हमारा वर्ड नहीं है, ये हमारा वर्ड है। तो लर्निंग्स क्या हुई? लर्निंग्स ये हुई कि वर्ड हम उसे ही कहेंगे, उस ग्रुप को ही वर्ड कहेंगे जिसका एक अपना सेंस निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके आगे जाएंगे तो आपको सेंटेंस से मुलाकात होगी, है ना। तो सेंटेंस में आप पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे आप वर्ड को पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसी तरह जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसमें हम जो है सेंटेंस को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम वर्ड्स का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, फंक्शन के, जैसे पहले मैंने बताया कि फंक्शन के आधार पे ही तो अपना जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिखा है विल, क्या लिखा है? विल, है ना। इसमें लेटर कितने हैं? W प्लस I प्लस L प्लस L, 4 लेटर है। 4 लेटर्स मिलकर के क्या बना है? विल। तो ये वर्ड तो हो गया, ये वर्ड हो गया, लेकिन इसे हम नाम क्या देंगे? इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या देंगे? ठीक है, तो अभी जब ये इंडिविजुअल है, सेंटेंस में नहीं है, तो फिलहाल इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, कहेंगे ना। ठीक है, और जब ये वर्क करेगा सेंटेंस में, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये वर्ड को हम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखेंगे। जैसे हम कहेंगे आई विल कॉल यू। ठीक है, हमने इस विल को उठा करके सेंटेंस में रख दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि विल क्या है, ठीक है, इसे आप क्या बताएंगे? ये विल आपका वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। क्यों भाई? क्योंकि सब्जेक्ट है आई, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि जो आपका विल है क्या है? वर्ब है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने। we are going to read
will. We are going to read about will. अब देखिए इस सेंटेंस में हमारा will यहाँ पे है ना। अब इसका हम क्या फंक्शन बताएंगे इसका, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या यहाँ अभी भी ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? गोइंग है और आ रहा है। ठीक, अब ये क्या हो गया? ठीक है, ये यहाँ पे नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। ठीक, बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके वर्ड होते हैं, इंडिविजुअल वर्ड होते हैं, वो नाउन ही होते हैं। जो आपके सामने कुछ भी अगर लिखा है, मान लीजिए राम लिखा है, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। विल लिखा है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। मान लीजिए आई भी लिखा है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आई आपका यहाँ प्रोनाउन है। जब ये सेंटेंस में फंक्शन करेगा प्रोनाउन का, तब डिसाइड करेगा कि ये क्या है, प्रोनाउन है, बिनाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है, जो भी है। ठीक है, तो यही विल यहाँ पे नाउन हो गया और यही विल यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना। तो लर्निंग हमारी ये निकली कि जो भी इंडिविजुअल आपके वर्ड्स होते हैं, अगर सेंटेंस में फंक्शन नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? नाउन ही है। समझ गए? और जब सेंटेंस में फंक्शन अपना करेगा तब आप डिसाइड करें वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, I am honest. I am honest. ठीक है, तो I क्या है यहाँ पे? I क्या है? प्रोनाउन है ना। I क्या है? प्रोनाउन है। I am क्या है? वर्ब है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है ना। अब दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, I am the good movie of South India. ठीक है, I is the good movie of South India. सॉरी, I है। अब देखिए यहाँ पे I क्या है? I यहाँ पे अब जो है प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे क्या सेंटेंस कह रहा? I am। सॉरी, यहाँ पे जो am है ना, ये आपका गलत है, प्रयोग हुआ है। यहाँ पे I के हिसाब से यहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक है, इज सही होगा, am गलत होगा। क्यों गलत होगा ये मैं बता रहा हूँ। अगर ये I प्रोनाउन होता तब तो am सही हो जाता है, लेकिन I यहाँ प्रोनाउन है ही नहीं। I यहाँ पे नाउन है, इसलिए यहाँ पे इज सही है। ये सेंटेंस कह रहा है कि I जो है एक साउथ की अच्छी मूवी है। ये किसी नाउन की जगह पर नहीं प्रयोग हुआ है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आई विल कॉल यू, तो आई यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है ना। क्यों प्रोनाउन है भाई? इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि आई किसी नाम की जगह प्रयोग हुआ है। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, समझ रहे? किसी नाउन की जगह प्रयोग हुआ है। लेकिन ये जो आई है ना, ये किसी मूवी का नाम है, ये किसी की जगह पर नहीं हुआ है। ये आई एक मूवी का नाम है, इसलिए आप जो है का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। तो आई यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। वही आई यहाँ पे प्रोनाउन है और वही आई यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो जब ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ जो है एम लगा लीजिए और कंटिन्यूस है, तो ठीक है, सही हो जाएगा। और जब ये जो है नाउन का काम कर रहा है तो एम गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल और ले लीजिए, आई इज एम द 9th letter of alphabet. अब देखिए आई इज लगाएंगे कि हम लगाएंगे? द 9th letter of alphabet। जो आई होता है अल्फाबेट में, वो अल्फाबेट में आई का स्थान 9वें स्थान पे होता है। किस स्थान पे होता है? 9th स्थान पे होता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लेटर है ना। ये वाक्य यही बता रहा है कि जो आई है, आई 9th लेटर है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आई जो प्रोनाउन नहीं है, किसी नाउन की जगह पे नहीं आया है, ये खुद बताया जा रहा है, ये लेटर का नाम है। क्या है? लेटर का नाम है। तो क्या यहाँ पे हो गया, ये आपका नाउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। जब नाउन हो गया तो एम गलत हो जाएगा, क्योंकि एम किसके साथ लगेगा? प्रोनाउन के साथ लगेगा। अब यहाँ पे आपका इज सही हो जाएगा, एम गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो वर्ड में ये हुआ कि वर्ड अगर इंडिविजुअल है तो आप उसको एक विशेष नाम नहीं दे सकते, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। वो डिसाइड हम करेंगे जब सेंटेंस में फंक्शन करेगा तब। तो जो वर्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इन द सेंटेंस, जिस तरह से वो सेंटेंस में फंक्शन करेगा उस तरह से हम वर्ड को अपना नाम हम देंगे फंक्शन के आधार पर। बात समझ गए? जैसे मैं अपने मतलब आपकी भाषा में समझा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हूँ? टीचर हूँ। मुझे आप देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टीचर। अगर मैं मछली बेचते हुए मिल जाऊँगा तो टीचर कहेंगे क्या? शरीर वही रहेगी, चेहरा वही रहेगा, बॉडी वही रहेगी, लेकिन टीचर नहीं रहूँगा। वहाँ पे क्या रहूँगा? मछली विक्रेता रहूँगा। अगर मैं खेत में हल जोतते हुए मिल जाऊँ तो क्या मुझे टीचर बोलेंगे? इफ़ यू डोंट नो अबाउट मी, इफ़ यू डोंट नो अबाउट मी व्हेन यू आर सीइंग मी फर्स्ट टाइम देन व्हाट विल यू से टू मी। जब मुझे आप पहली बार देखेंगे तो मुझे क्या बोलेंगे? खेत में मुझे हल जोतते हुए देखेंगे तो मुझे किसान बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे। जबकि शरीर वही है, चाहे मैं मछली बेचूं और चाहे मैं पढ़ाऊं और चाहे खेत में हल जोतूं, वो तो वही ना, वो तो प्रवीण ना। लेकिन आप मुझे फंक्शन के आधार पर, काम के आधार पर मुझे कहीं किसान बोल दिए, काम के आधार पर कहीं मुझे मछली बेचने वाला बोल दिए, काम के आधार पर कहीं मुझे टीचर बोल दिए। ठीक उसी तरह से जो आपका वर्ड होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन द सेंटेंस, जैसा सेंटेंस फंक्शन करता है वैसे हम इसको नाम देते हैं। ठीक? अगर इंडिविजुअली इस तरह से है तो आप इसे सीधे शब्दों में क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, या तो आप जो है मतलब कुछ मत बोलिए, सीधे ये क्या बोलिए? वर्ड बोलिए। फंक्शन कर रहा है, जैसा फंक्शन कर रहा है वैसा उसका नाम दे दीजिए। ठीक है? मैं समझता हूँ कि आज इतने लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है। और मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि डोंट फियर विथ इंग्लिश। अंग्रेजी से आप डरिए नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ केक। इतना आसान है जितना केक खाना आसान होता है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे तब, अगर रट लेंगे कि आई प्रोनाउन होता है तो हर जगह आई नहीं लगाएंगे, लेकिन ये समझ लेंगे कहाँ प्रोनाउन है तो अब उसके हिसाब से लगाएंगे ना। तो जो ग्रामर होता है कंसेप्ट बेस्ड होता है, कंसेप्ट के आधार पर पढ़िए, रटिए नहीं। अब ये नहीं रटना कि सूरज पूरब से निकलता है तो इंडिफिनिट नहीं बनेगा, अब उस पर हम लोग चलेंगे, जब टेंस पढ़ेंगे तो चलेंगे। तो हमें ये पढ़ना है कि क्यों इंडिफिनिट नहीं बनाया, क्यों नहीं कंटिन्यूएशन बनाना। इस अगर मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी आपके लिए बहुत ईजी ही होगी। ठीक है? और ये मेरा आपसे वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि आप जैसे हिंदी आप इतना आसान समझते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग जो इंग्लिश को भी आसान समझेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।